एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ मैं किस्सा गोई लेकर, यानी कि दास्तान गोई लेकर। और दास्तान गोई में लेकर आया हूँ आज मैं कहानी बिट्रिस। इस कहानी को लिखा है जैनेंद्र ने। शुरुआत करते हैं इस कहानी की। नहीं, मैं राय साहब की सम्मति से सहमत नहीं हो सकूंगा। अवकाश प्राप्त मेजर रघुराज ने कहा, स्त्री पुरुष का संबंध वो नींव नहीं है जिस पर नीति या धर्म को खड़ा होना चाहिए। वो अनुषंगिक बात है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। उस पर से किसी के बारे में कोई राय मैं कायम नहीं करूंगा। डॉक्टर कैलाश नारायण ने कहा कि तब आखिर वो मान हमारे पास क्या रह जाएगा जिससे हम चरित्र को नापें। संबंधों में एक मर्यादा तो होनी चाहिए। वो मर्यादा मानसिक होकर अनिश्चित हो जाएगी, इससे उसे शारीरिक रखना ही होगा। राय साहब ने कहा, मैं तर्क नहीं कर सकता, मैं बहुत नहीं जानता, दिमाग से जानी बात अंतिम होती भी नहीं है। हमारी धारणा है, मन बचाव है, सच्चाई उनसे घिर कहाँ पाती है। डॉक्टर ने तो हंसकर कहा, छावनी और समाज अलग चीजें हैं। समाज मर्यादाओं को मानकर ही चल सकता है, छावनी में इन चीजों के बारे में शिथिलता हो तो क्या अचरज। क्या कहा डॉक्टर नारायण ने विजय की मुस्कुराहट से मेजर को देखा। मेजर उदास थे। बोले, ये बात ठीक है, हम फौजियों में उच्च संकुलता होती है, लेकिन मुझे आपके समाज में चरित्र की वो ऊंचाई मिली जिसका अनुभव फौज की चरित्रहीनता में मुझे हुआ है। वो कहना कठिन है, मैं अपनी बीती सुनाता हूँ। कहकर अनुमति की अपेक्षा में मेजर ने दोनों बंधुओं की तरफ देखा। डॉक्टर कैलाश ने कहा, हाँ सुनाओ। फौज के किस्से चटपटे तो होते ही हैं। खिन्न मुस्कुराहट से मेजर ने आरंभ किया। हाँ, चटपटे तो होते ही हैं, लेकिन तब की बात है जब जर्मनों से फ्लैंडर्स में हमारा मुकाबला हुआ था। हमारी टुकड़ी आगे थी, बढ़कर हमने एक पहाड़ी पर कब्जा किया हुआ था और उनकी भीषण गोलाबारी भी हमें वहां से हटा ना सकी। वो जगह खास मौके की थी और जर्मनों को आगे कदम बढ़ाने के लिए उस पहाड़ी को कब्जे में लेना बहुत जरूरी था। मैं टुकड़ी की कमान पर था और धीरे धीरे हमारे आदमी कम होते जा रहे थे। पीछे से रसद भी टूट गई थी। हमने पीछे से संबंध जोड़ना चाहा, पर जर्मनों ने हमारे दरमियान दरार डाल दी थी। अब हमने देखा कि अब हम घिर गए हैं। कुछ देर और भी हम पहाड़ की चोटी पर टिके रह सकते थे, लेकिन इससे पहले कि जर्मनों का घेरा हम पर कसता जाए और हम घुट जाए, मौका था कि पीछे की अपने दरमियान दरारों को तोड़ते हुए हम अपने मेन कैंप में जा मिले। यही उपाय था कि हम अपने कुछ आदमियों और सामान को बचा सकते हैं। तत्कालीन निर्णय करके पीछे की तरफ हमने पहाड़ी उतरना शुरू किया। नीचे नहीं आ पाए थे कि दुश्मन की गोलियां सनसनाती आने लगी। हम थोड़े जन बचे थे और गोला बारूद भी कम था। बड़ी तोप ऊपर से ला ना सके थे। मैंने मालूम कर लिया था कि यहाँ शत्रु की एक पंक्ति है। सीना खोलकर सीधे तेज चाल से बढ़ते चले जाएं तो संभव है कि कुछ हम में से बचकर निकल जाएं। जीते जी जर्मनों के हाथ हम में से कोई कैदी बनने को तैयार नहीं था। सब लोग तत्पर थे कि गोलियों की बौछार में से भी बढ़ते ही जाएंगे। ये सोचकर धीमे धीमे घुटने और कहीं पीठ के बल रेंगते पेड़ों की ओट लेते ऐसी जगह हम आ गए जहाँ से दुश्मन के आदमियों पर थोड़ा बहुत निशाना साधा जा सकता था। वहाँ से जितने हो सके दुश्मन के आदमियों को हमने निशाना बनाया। फिर कारतूस खत्म होने पर संगीन खोलकर दो की कतार में हम आग की सीध में तीर की तरह छूटे। आगे कह नहीं सकता कि क्या हुआ, कौन कहाँ गिरा और कैसे मरा, पता नहीं। उस जीती मौत से मेरे सिवा टुकड़ी में एक ही आदमी और बच सका। वही तो संगीन खोलकर भागने के क्षण के बाद अस्पताल में ही अपना पता चला। चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी और मैं चलता चला जा रहा था। कहाँ, कब, क्या, किधर, सब कुछ मेरे लिए लुप्त हो गया था। मानो पहाड़ की चोटी से अनल अथाह में मैं कूद पड़ा था। मालूम होता है कोई गोली मुझे लगी थी। पेट में से कोई कारतूस निकला। बड़े गोले से निकली उनकी छोटी छोटी बर्छियां मेरे पेट को छलनी कर गई थी। जो हो, मैं कैंप में अस्पताल में था। होश आया तब पेट में बहुत खाव था। फिर तो फ्लैंडर्स में हमें और भी पीछे हटना पड़ा, यहाँ तक कि उसे छोड़ना ही पड़ा। मैं कुछ दिनों बाद कैंप के अस्पताल से लंदन के एक अस्पताल में आ गया। अस्पताल में मुझे पूरे 5 महीने रहना पड़ा। चलते समय मन में था कि, और अब भी है कि क्या ये संभव नहीं हो सकता कि मैं बीमार रहकर सदा इसी अस्पताल में रह चला जाऊं। ये प्रश्न अस्पताल की एक सिस्टर के कारण मन में हुआ था। यहाँ कुछ अपनी बात कह लूँ। फौज में मैं किसी विश्वास के कारण नहीं था। जर्मनों से घृणा नहीं थी, देश पर प्रेम नहीं था। वेतन का लोग ये भी ना कह सकूंगा। बात यह थी कि मैं अपने साथ में कोई खतरे का खेल खेलना चाहता था। मेरी समझ में ना आता था कि मैं क्यों जी रहा हूँ, क्यों जीऊं। इसकी तो खोजें ना मिलती थी। कोई मुझे अपने लिए केंद्र प्राप्त न था। रोमांस के दिन बीत चुके थे। वो मुक्ता भी अब वश की न थी। प्रेम आकाश से उतरकर शरीर पर आ गया था और उस तल पर बराबर जिंदगी में साथ चल रहा था। पर आकृष्ट बिल्कुल न करता था, बल्कि ऊब होती थी। अब वो प्रेम एक लगी लत पर था। स्त्री आवश्यक पदार्थ से अधिक न रह गई थी। पत्नी थी पर उससे मेरी चिंता न थी और बच्चों को छोड़े मुझे वर्षों हो गए थे। फौज ने जीवन के तल को शारीरिक बना दिया था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जीना नहीं है, सिर्फ रहते जाना है।
जिसे सिर्फ रहना है, वो सब चीज़ों से पाक है। उसे नेक और बद नहीं रहते, उसके लिए कहीं कोई अर्थ ही नहीं रहता। शायद कुछ ऐसी ही वजह हो कि हम फौजी झड़प के लिए, नशे के लिए और मौत के लिए सदा तैयार रहते हैं। बंदूक उठाई और सामने वाले को मार दिया। उसने बंदूक तल ली तो उसकी नली के मुंह की सीध में भरते चले गए। जब हर घड़ी सिर पर मौत है और कहीं कोई मतलब नहीं है, तो समझा ही जा सकता है कि ऐसे आदमी का नतीजा क्या होगा। फौज के कवायद ही मानो हमको कायम रखते थे। दिनों का चक्कर तब मानो अपने ही जोर से चलता था, हमें कुछ ना करना होता था। अब अस्पताल के भी कवायद हैं, इतनी बार और इस वक्त टेम्परेचर, बंधे वक्त दवाओं के डोज और बंधा खाना, डॉक्टर और सिस्टर का चक्कर और नर्सों की हाजिरी। मैं जख्म का ड्रेसिंग आराम से करा लेता था। घाव गहरा और बड़ा था। समझा जाता था कि ऐसे घायल को रोना चीखना चाहिए। ये उम्मीद डॉक्टरों, नर्सों और आसपास के लोगों की आंखों में मुझे स्पष्ट दिखती थी। मेरी तरफ से उनको इस विषय में निराशा ही मिलती गई। दर्द अंदर से बहुत मालूम हो रहा है और ऊपर से मैं काबू किए हुए हूँ, ऐसा आवाज़ भी मुझ पर से उन्हें ना मिलता था। इस तरह धीरे धीरे करके डॉक्टर और दूसरे लोग मेरे जख्म के साथ किसी कदर आज़ादी से पेश आने लगे। ड्रेसिंग की बात तो ये थी, लेकिन दवा का पीना मुझे नागवार था। ना तो वो जहर था, ना खुश जायका ही थी। अधिक कड़वी चीज़ पी जाने की कोई बात हो तो लुत्फ भी है, आधा चम्मच पीने में क्या बहादुरी है। ऐसी छोटी मोटी तकलीफें पाना या देना मुझे पसंद नहीं। तलवार का भरपूर हाथ सिर को धड़ से जुदा कर दे तो उसमें एक सफाई की बात है, पर पिन चुबाने में क्या इंसानियत है। दवा का पैमाना लेकर नर्स सिराने आ खड़ी होती तो मैं उसकी तरफ देखता रह जाता। जी होता कि कहूँ कि जहर लाई हो तो लाओ पियो, पर तमाशा मुझे अच्छा नहीं लगता। पर मैं नर्स की तरफ देखकर जानबूझकर कुछ भी कहने से रह जाता था। वो आकर पैमाना लेकर ऐसी मशीन के पुर्जे की तरह अचल खड़ी हो जाती कि मुझे ख्याल हो ताकि एक बेड के पास 1.5 मिनट रहकर फिर दूसरे पर इसे चले जाना है। इसे दवा से, मरीज से वास्ता नहीं है, ड्यूटी से ही वास्ता है। उस तमाम चेहरे पर ड्यूटी को लिपे पुते देखता तो तत्काल हाथ बढ़ाकर दवा का गिलास लेकर हलक में डाल लेता। फिर नर्स को देखने लगता। वो चाट उतारती, करने का काम करती और आगे बढ़ जाती। यहाँ की नर्सों के चेहरे पर एक तो मुझे ड्यूटी लिखी दिखती थी। वह दवा पीने जैसे व्यर्थ काम को स्कूल के बच्चे की तरह पूरा करता जाता था। लेकिन एक नर्स आई जिसके चेहरे पर ड्यूटी के सिवा और भी कुछ था। ड्यूटी बात शायद थी ही नहीं, वो नहीं आई है, शौक है और बेबात हंसती है। किसी कदर बदन की धोरी है, दवा देने से पहले बात करती है, बात करने से पहले मुस्कुराती है। ये सब ड्यूटी में शामिल नहीं हो सकता, इसकी उससे मांग नहीं है और ये अयाचित है। फिर हंसने और सबसे बोलने चलने की उससे क्या लाचारी है। उस पर नर्स की इस व्यर्थ निष्प्रयोजन बात से हमारे वार्ड की हवा बदल गई है। मरीज महसूस करते हैं कि वे आदमी हैं। वे ये भी महसूस करते हैं कि नर्स सिर्फ नर्स नहीं है, वो स्त्री है। खैर, पहले रोज वो सिराने आई और हंसकर बोली, दवा मेजर तुम्हें खुद मुझसे ले लेनी होगी, मैं नहीं दूंगी, हाथ बढ़ाओ। तब मुझे बहुत कौतुक मालूम हुआ। बोली, कोशिश करो पर देखो मेरा हाथ ना छूना। मैंने तब मन की बात उससे कहा एक काम करो, चुपके से ये दवा नीचे गिरा दो, तुम बड़ी अच्छी हो। एक साथ मुंह पर डलाकर वो बोली, ओ बाबा कोई देख लेगा। मैंने कहा कोई नहीं देखेगा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। बोली, अच्छा तो तुम मेरा हाथ भी छू सकते हो, लो अब तो पियो। इस पर मैंने उसके हाथ से दवा पी ली और गटक गया। अगले दिन वो नर्स सिस्टर के साथ आई। मेरे चार्ट और दवा आदि दिखाकर बोली, देखिए क्या इनकी दवा अब बदली नहीं जा सकती। ये शिकायत करते हैं कि दवा इन्हें माफिक नहीं आती। सिस्टर ने चार्ट को और गौर से देखा, फिर मुझसे पूछा। ख्याल नहीं कि क्या पूछा। उसकी गर्दन मेरे ऊपर कुछ और झुकी हुई थी, मुंह कुछ पूछ रहा था और आंखें मेरी तरफ देख रही थी। आंखों में कुछ तैरती हुई वस्तु थी, तो हम चेहरे पर ही ऐसा कुछ था जिससे मैं स्तब्ध रह गया। मैं नहीं सुन सका कि मुझसे क्या पूछा जा रहा है, यानी सुनकर ठीक तरह से समझ नहीं सका। उस चेहरे के भाव में मैं खो गया। होश मुझे तब हुआ जब मैंने पाया कि मेरा हाथ उनके हाथों में है और वो उसके नाखून देख नहीं है। फिर उन्होंने मेरी आंखों के पपोटे खोलकर देखे, पेट का जख्म देखा। सब देखकर नर्स से मुड़कर पूछा, डॉक्टर से कहा था? नर्स ने कहा, मरीज कभी किसी से कुछ नहीं कहता। अब तक एक बार भी ये चीखा चिल्लाया नहीं है। जख्म बेहद गहरा है और दर्द ना होना असंभव है। मैंने बीच में टोक कर कहा, दर्द मुझे नहीं है, होता ही नहीं है। सिस्टर ने इस पर मेरी ओर देखा, मुस्कुरा कर बोली, तुम्हारा क्या मतलब? शायद मेरे दिमाग के नसें कहीं जड़ हो गई है, दर्द को मेरी चेतना तक नहीं पहुंचने देती। अपने संबंध में किसी सहानुभूति की आवश्यकता से उन्हें मैं निश्चय बना देना चाहता था। इसलिए मानो किताब से ही शब्द उठाकर मैंने उन्हें कह दिए थे। मुझे अपने प्रति किसी की सहानुभूति अच्छी नहीं लगती। ये काफ़ी शर्म थी कि बिस्तर पर पड़ा था।
उसके ऊपर किसी की सहानुभूति व्यय करनी पड़े, ये तो सही था। और फिर स्त्री सिस्टर आँख फाड़ कर मुझे देखती रही, अनायास झुराकर यही बोली, क्या मतलब? ये बात जैसे उसने मुझसे नहीं पूछी हो, स्वयं अपने से ही पूछी हो। मैंने उत्तर में कुछ का कुछ बक दिया और कहा, जैसे आपके पास भारी साधन है जिससे दर्द के अनुभव को मंद या बंद किया जा सके, उसी तरह अंदर के साधन है। हम भारतीयों में योग विद्या प्राचीन है, चाहे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तब भी संभव है कि कष्ट का अनुभव हो। सिस्टर विस्तृत माँ भाव से मेरी ओर देखती रही। उस समय मैं प्रगल्भ हो योग क्रिया की अद्भुत महिमा के बारे में बताने लगा। सुनते सुनते बीच में सिस्टर ने झुककर मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा, आपको सो जाओ तो अच्छा है। इस बात पर असंतुष्ट भाव से सिस्टर को देख उठा। कहा, योग शक्ति जिसके पास है उसे हफ्तों नींद ना आए तो परवाह नहीं। सिस्टर सुनकर मेरे तकिए के पास बैठ गई, बोली, अब बोलो नहीं, कृपया चुप होकर सो जाओ। मैंने कहा, मुझे नींद की आवश्यकता नहीं, क्या आप समझती हैं कि मैं रात में सोता हूँ? सिस्टर ने अपने हाथ मेरी आंखों पर रख दिए और स्नेह भाव से कहा, अब तो मैं कह रही हूँ सो जाओ। ये मैं कह रही हूँ कहने वाली मैं ऐसी मेरी कौन है कि मुझे सो जाना होगा? क्षण के सूक्ष्म भाग तक ये प्रश्न मेरे मन में घूमकर सोई जैसे खो गया। हाथों के नीचे आंखों को बंद कर मैं सब तरह की योग विद्या को किनारे करके सोना चाहने लगा। मैं सिस्टर के पीछे खड़ी हो गई थी। उससे कहा, अब तो अब जा सकती हो। क्या करूं? मुझे आंखें खोलते देखकर बोली, डरो नहीं, मैं बैठी हूँ, सोने की कोशिश करो। कहानी का अगला भाग लेकर आता हूँ जल्दी आपके पास दास्तान गोई में। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर।